हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी साइंस की क्लास है और साइंस का सेकंड पार्ट आपको अपन पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट अपन ने पादपों में पोषण का चैप्टर स्टार्ट किया था और वो चैप्टर अपन ने 1.2 तक यानी पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था पूरा। आज अपन उसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं पहले बताता हूँ अपन ने क्या पढ़ा था कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, पोषक तत्व चाहिए और सूर्य की रोशनी चाहिए। तो उसके लिए उसके पास क्लोरोफिल होता है। तो इन सब चीज़ों को काम में लेकर वो प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, तो आज अपन अब उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। अब कई ऐसे पादप होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, कुछ और तरीक़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। ऐसे पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। विषम पोषी यानी जो दूसरों पर निर्भर करे, इनके पास क्लोरोफिल होता ही नहीं है तो अपना ये भोजन खुद बना नहीं सकते। अमरबेल जैसे कि एक उदाहरण दिया, अमरबेल एक ऐसा पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित रहते हैं, क्योंकि ये बेल है तो किसी और पौधे पर लटकती है तो उस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करती है। जिस पादप पर ये आरोहित रहते हैं उस पादप को क्या बोलते हैं? परपोषी पादप कहते हैं। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी भी कहते हैं। अब क्योंकि जिस पौधे पर रह रहा है उसकी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो वो पौधा खुद अपने आप में क्या हो जाएगा? पोषक तत्वों से रहित हो जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? परजीवी। इसलिए इनको परजीवी भी कहते हैं। तो परजीवी अपन ने पहले भी पढ़ रखा होगा, वो जंतु जो दूसरे जीवित प्राणियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनके ऊपर रहकर उनको परजीवी कहते हैं। तो अमरबेल पादप एक तरह से परजीवी है। ठीक है, अब अपन बात करें। ठीक है, ये तो बात हो गई परजीवियों की। ठीक है, अब ऐसे पादप भी पाए जाते हैं, ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या ऐसे पौधे हरे या किसी भी रंग के हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि दूसरे पौधों को नहीं, दूसरे किसी कीटों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो कोई फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, लेकिन वो दूसरे कीटों को खाते हैं। इन्होंने देखो फोटो दिखाई है, ऐसे कुछ होते हैं ये पौधे। तो इनमें क्या होता है, ये छोटे छोटे जग जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर कीट जब गिर जाते हैं तो ये ढक्कन बंद कर लेते हैं और अंदर कुछ रसायन सीक्रेट करके, स्त्रावित करके उनको पचाकर खा जाते हैं। ठीक है, तो इस फोटो के बारे में बोला है, इसकी घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। ये जो भाग बता रखा है ये पत्ती का एक रूपांतरित भाग है। ठीक है, पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाल जैसे होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। यानी कोई भी चीज़ अंदर आ जाए तो उसको पकड़ के रख लें, ऊपर ना जाने लगे। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों को बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। तो जैसे कोई कीट अंदर चला गया तो उन रोमों में फंस जाएगा और फिर ये पाचक रस स्त्रावित करते हैं जिससे वो अच्छे से उनको पचाकर खा जाते हैं। पौधे खा जाते हैं कीटों को। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। तो इन ऐसे पादपों को क्या बोलते हैं? कीटभक्षी। तो अपन ने प्रकाश संश्लेषण वाले पादप देख लिए, परजीवी वाले पादप देख लिए, अब ये कीटभक्षी वाले पादप होते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू कीटभक्षी पादपों ऐसे उदाहरण हैं जो कीटभक्षी होते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप और संड्यू कीटभक्षी कुछ कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं। अब अगला अपना आता है मृतजीवी, यानी जो मृत या निर्जीव चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करे वो मृतजीवी। आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। मशरूम में होता है, बिकता है, अपन लाके सब्जी बना खाते हैं। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों के अथवा तनों के छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे आपने देखे होंगे कि बारिश के टाइम देखो वाइट ऐसे छांगिया सी वाइट स्ट्रक्चर बन जाता है बारिश में, लकड़ियों पर, सड़ी गली लकड़ियों पर। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? मशरूम या फंगाई कहते हैं, कवक कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक कवक को बनाने का एक उदाहरण, एक गतिविधि भी दी है जिसको अपन पढ़ते हैं। ब्रेड
यह डबल रोटी जिसको कहते हैं, एक टुकड़ा लेकर इसको जल में भिगो लें, इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रखें। गर्म स्थान पर 2-3 दिन के लिए रखो तो देखोगे आप कि कुछ दिन में उसके ऊपर रोए जैसी संरचनाएं हो जाएंगी, और वो रोए जैसी संरचनाएं क्या होती हैं? कवक होती है। ठीक है, और कवक क्या है? एक मृतजीवी प्राणी है, मृतजीवी पादप है जो मृत या निर्जीव वस्तु से अपना भोजन प्राप्त करता है। यह जीव कवक है, फंजाई जिसको कहते हैं इंग्लिश में। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। मृत या विघटन करी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं, उससे साधारण या विलय के रूप में परिवर्तित कर देते, तत्पश्चात इस विलयन को भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं? कवक, जो ब्रेड के ऊपर आ जाता है। ठीक है, और ये एक तरह का पौधा है, इसको पादपों में, पेड़ों में गिनते हैं, लेकिन इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता जिससे ये प्रकाश संश्लेषण कर सके। इस प्रकार की पोषण प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। तो ऐसे जीवों को, जैसे कवक हो गया, ये मृतजीवी कहलाते हैं, निर्जीव या मरी हुई चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि ये किस में काउंट होते हैं? पादपों में गिने जाते हैं। कवक फंजाई आचार पे जमता है। ये ब्रेड के अलावा आचार, चमड़े पे, कपड़े पे, अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों पे भी उगते हैं जहाँ पे नमी और उष्ण गर्मी हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ, क्योंकि वर्षा के दौरान गर्मी भी होती है और पानी भी होता है, नमी भी होती है, इसलिए इस टाइम पे कवक बहुत ज़्यादा उगते हैं। इस कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। तो बारिश के टाइम कवक बहुत सारी वस्तुओं को खराब कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अपन। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं, इनके बीज वायु में होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वहाँ अंकुरित होकर नए कवक के रूप में जन्म लेते हैं। इनके बीज हवा में रहते हैं, जैसे इनको नमी और उष्णता मिली उसी सतह पर ये बैठ जाएंगे और कवकों को जन्म देने लगेंगे। तो जैसे अचार हो गया, लकड़ियाँ हो गई, गीली लकड़ियाँ हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आपस में चीज़ें बांटकर मिलजुल कर रहते हैं, तो ऐसों को सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो पेड़ तो उन्हें क्या देते हैं? पोषण प्रदान करेंगे, भोजन देंगे कवकों को, और कवक उन्हें जल और बाकी पोषक तत्व देते हैं जिससे वो प्रकाश संश्लेषण कर सके। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। अगर वृक्ष ने, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। वृक्ष, अगर कवक नहीं होगा तो उन्हें पोषक तत्व नहीं मिलेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए, और अगर वृक्ष नहीं होंगे तो कवकों को बना हुआ भोजन नहीं मिलेगा। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में अब एक उदाहरण दे रखा है इन्होंने परजीवी का, सहजीवी संबंधों का। लाइकेन जो कि दो चीज़ों से बनता है, शैवाल और कवक। शैवाल एक ऐसा हिस्सा है जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है जो प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, और कवक ऐसा हिस्सा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। तो कवक तो शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके उसको संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो जो भी भोजन बनाता है वो कवक को देता है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कर देते हैं, और इसलिए ये सहजीवी प्राणी कहलाते हैं। ठीक है, तो अपन ने प्रकाश संश्लेषण के अलावा कुछ अलग तरह के पादपों के बारे में पढ़ लिया, जैसे विषमपोषी, मृतजीवी, सहजीवी। ठीक है, और अपन ने पढ़ा परपोषी। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे पादप भी अपन ने पढ़ लिए। तो आज के लिए क्लास में इतना ही था। अब अगला टॉपिक अपना मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। मतलब अपन बात करें कि जब अपन बार बार पौधे अगर ज़मीन में उगाते हैं तो उसमें से क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है, ऐसा कौन सी विधि होती है जिससे वापस ज़मीन में पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर आ जाती है। तो वो प्रोसेस अपन, आखिरी टॉपिक अपने चैप्टर का, वो अपन अगले हिस्से में पढ़ेंगे। आखिरी टॉपिक है, उसको अपन अगले हिस्से में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था। और लास्ट, अब अगली क्लास में अपना, जब भी साइंस की क्लास होगी उसमें अपना चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा,
और कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज ग्रुप में लिख सकते हैं। हाँ, और एक बात और, आप जो ये वीडियोज़ आ रहे हैं अपने ग्रुप के स्कूल के चैनल के नाम से आ रहे हैं, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। कोई अगर कमी लग रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में लिखकर बताएं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। अगली क्लास तक आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप दोनों वीडियो को एक बार वापस देखकर पूरे चैप्टर को समझें, यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं पीछे जो मिल जाएँ उनको मार्क करके रखें और आगे वाले हिस्से को पढ़ के रखें, ताकि आपकी लास्ट क्लास, जो चैप्टर की लास्ट क्लास हो, उसमें अच्छे से पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाए। तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, पढ़ते रहें और कोई भी दिक्कत हो हमारी मदद लें। थैंक यू।